मेरे सामने खड़ी खूबसूरत माँ बेटी की जोड़ी को देखते हुए मैंने उन्हें सीधे सोफे पर बैठा दिया। उसी क्षण मेरे मन में एक साहसिक विचार कौन था। यह सब इसलिए था क्योंकि दुनिया पर प्रलय टूट पड़ा था। दुनिया की लगभग 70% आबादी ज़ॉम्बियों में बदल चुकी थी। लेकिन इसी अराजकता के बीच मैंने एक रहस्यमयी डूम्सडे गॉडेस कलेक्शन सिस्टम सक्रिय कर लिया था। इस प्रणाली का नियम बेहद सरल था। जितनी अधिक देवी समान महिलाओं को अपने संग्रह में शामिल करता, उतने ही अधिक और मूल्यवान पुरस्कार मुझे प्राप्त होते। उसी समय एक बेहद आकर्षक और परिपक्व महिला ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक। दस्तक की आवाज सुनते ही मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। प्रलय शुरू होने के पहले ही दिन मैंने अपने दरवाजे पर एक नोटिस चिपका दिया था। महिला सहायिका की आवश्यकता, रहने और खाने की व्यवस्था निःशुल्क, शर्तें, सुंदर व्यक्तित्व, आकर्षक रूप और अच्छा स्वभाव। इस नोटिस का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। मैं सामने वाले अपार्टमेंट में रहने वाली उस असाधारण महिला को आकर्षित करना चाहता था। उसका नाम लियू रुयान था। हालांकि उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन समय उसके सौंदर्य को कम नहीं कर पाया था। उसकी परिपक्वता और आकर्षण आज भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए काफी थे। हालांकि उसकी उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन उसने अपने शरीर और व्यक्तित्व को बेहद अच्छे ढंग से संभाल रखा था। उसकी खूबसूरती आज भी किसी से कम नहीं थी। इतना ही नहीं, उसकी एक कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी भी थी, जिसकी सुंदरता किसी विश्वविद्यालय की लोकप्रिय छात्रा से कम नहीं थी। मेरे हिसाब से यह माँ बेटी की जोड़ी इस प्रणाली के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों में से थी। यह सोचकर मैंने दरवाजा खोल दिया। मेरी नजर सीधे सामने खड़ी महिला पर टिक गई। आज प्रलय का 7वां दिन था। ऐसी परिस्थितियों में शायद वह कई दिनों से भूखी थी। लियू रुयान ने झिझकते हुए मेरी ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, वो क्या आपकी इस भर्ती के लिए कोई उम्र की सीमा है? उसे लगता था कि शायद वह अब पर्याप्त युवा नहीं रही। उसकी आवाज में स्पष्ट संकोच था। मैंने बिना एक पल सोचे दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कहते हुए मैंने उसे घर के अंदर आने का इशारा किया। वह धीरे धीरे अंदर आ गई। बैठक में पहुंचने के बाद हम दोनों सोफे पर बैठ गए। लियू रुयान अब भी कुछ असहज दिखाई दे रही थी। उसने मेरी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद मैंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैडम, मुझे लगता है कि आप समझती है कि मेरा मतलब क्या है। मेरी नजर में आपके जैसी परिपक्व, समझदार और आत्मविश्वासी महिला इस काम के लिए सबसे उपयुक्त है। लियू रुयान ने अपनी नजरें झुका ली। उसने हल्के से होंठ भींचे और धीरे से सिर हिला दिया। वह कोई किशोरी लड़की नहीं थी। जब उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी, उसी पल वह समझ गई थी कि इस फैसले का क्या मतलब है। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने संकोच से पूछा, क्या मैं पहले आपके पास मौजूद सामान देख सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। यह कहते हुए मैं उसे घर के अंदर बने स्टोर रूम की ओर ले गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कमरे में भरे हुए ढेर सारे राशन और जरूरी सामान को देखकर लियू रुयान की आंखें फैल गईं। पूरा कमरा खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुओं से भरा हुआ था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ ही पलों में उसकी आंखें नम हो गईं। वह भावुक हो उठी। उसके मन में सबसे पहला ख्याल अपनी बेटी का आया। अब कम से कम उसकी बेटी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उसकी प्रतिक्रिया देखकर मैंने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। इसके बाद हम वापस कमरे की ओर चले गए। लियू रुयान का चेहरा हल्का लाल हो चुका था। उसने धीरे से कहा, मुझे मैडम मत कहिए, आप मुझे यानर कह सकते हैं। उसकी शर्मीली मुस्कान देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी, बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक एक नई चित्र सूची सदस्य को पंजीकृत किया है। नाम लियू रुयान, पेशा गृहिणी, बाहरी आकर्षण 96, समग्र मूल्यांकन 97, विशेष गुण दयालु और देखभाल करने वाली, समझदार और जिम्मेदार, परिवार प्रबंधन में दक्ष, विशेष टिप्पणी, भविष्य में समूह के संगठन और दैनिक प्रबंधन के लिए उपयुक्त, उत्कृष्ट गृह प्रबंधक बनने की क्षमता रखती है। प्रथम बार चित्र सूची सदस्य पंजीकृत करने पर पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कार एसएस स्तरीय विशेष क्षमता, स्पेस कंट्रोल। साथ ही लियू रुयान ने भी अपनी विशेष क्षमता जागृत कर ली। जागृत क्षमता, गवर्नमेंट हीलिंग, भोजन उपचार शक्ति। अब उसके द्वारा तैयार किया गया भोजन लोगों की शारीरिक स्थिति सुधारने और उन्हें पुनः ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम था। सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में लगातार गूंजती रही। उसके द्वारा तैयार किए गए भोजन में उपचारात्मक गुण होंगे। होस्ट भी इस क्षमता को सीख और उपयोग कर सकता है। कृपया प्रयास जारी रखें और अधिक देवी स्तरीय सदस्यों को चित्र सूची में शामिल करें। यह सुनते ही मैं बेहद खुश हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सिर्फ नई सदस्य को पंजीकृत ही नहीं करूंगा, बल्कि उसकी क्षमता की प्रतिलिपि भी प्राप्त कर सकूंगा। हालांकि गवर्नमेंट हीलिंग जैसी क्षमता फिलहाल मुझे बहुत उपयोगी नहीं लगी, लेकिन इसने मेरे सामने एक बिल्कुल नया विचार खोल दिया। अब मुझे समझ आ गया था कि चित्र सूची में शामिल होने वाली हर विशेष सदस्य भविष्य में अपनी अनूठी क्षमता जागृत कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन क्षमताओं की प्रतिलिपि मुझे भी मिल जाती थी। इतना ही नहीं, मेरे पास आने वाली शक्ति अक्सर मूल क्षमता से भी अधिक प्रभावशाली होती थी। यह खोज अपने आप में एक बड़ा लाभ थी। मैंने बगल में सो रही लियू रुयान की ओर देखा। वह गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर थकान और संतोष दोनों दिखाई दे रहे थे। मैं अनायास
बस मुस्कुरा दिया। फिर मन ही मन सोचा, वाकई उसकी ऊर्जा और उत्साह कमाल का है। अच्छा हुआ कि मैं हमेशा अपनी फिटनेस पर ध्यान देता रहा, वरना शायद यह सब संभालना आसान नहीं होता। इन विचारों के साथ मैं भी कुछ देर आराम करने लगा। अगली सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली, रसोई से बर्तनों की खनखनाहट सुनाई दी। टिन टिन खन खन। ऐसा लग रहा था कि कोई सुबह सुबह खाना बनाने में व्यस्त है। मैंने ध्यान से सुना और मुस्कुरा दिया। स्पष्ट था कि लियू रुयान नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। घर में लंबे समय बाद किसी जीवन गतिविधि का एहसास हो रहा था। मेरा मूड काफी अच्छा हो गया। मैं हल्की सी धुन गुनगुनाते हुए बिस्तर से उठा और धीरे धीरे बैठक की ओर चल पड़ा। मैं अभी बैठक में पहुंचा ही था कि सामने से लियू रुयान रसोई से बाहर आती दिखाई दी। उसके हाथों में ताजा बना हुआ खाना था। खाना तैयार है, उसने हल्का सा शर्माते हुए धीमी आवाज में कहा। जैसे ही मेरी नजर खाने की मेज पर गई, मैं दंग रह गया। मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे। उनकी खुशबू और रूप देखकर ही भूख कई गुना बढ़ गई। मैं तुरंत कुर्सी खींचकर बैठ गया और बड़े चाव से खाना खाने लगा। लेकिन लियू रुयान ने खुद एक कौर भी नहीं खाया। वह सामने बैठी मुझे देखती रही। उसके चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी, मानो वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो। यह देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम भी खाना खाओ। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, असल में मेरी एक और विनती है। उसकी उंगलियां बेचैनी से एक दूसरे में उलझ रही थी। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। क्या मैं अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा राशन ले जा सकती हूँ? वह कई दिनों से ठीक से नहीं खा पाई है। एक बार तो भूख के कारण बेहोश भी हो चुकी है। उसकी आवाज भर्रा गई। लेकिन जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, मेरे सामने अचानक सिस्टम का पारदर्शी पैनल उभर आया। नाम शेन योचू, पेशा कॉलेज छात्रा, बाहरी आकर्षण 97, समग्र मूल्यांकन 98, विशेष स्थिति सुप्त विशेष क्षमता मौजूद, SSG स्तरीय प्रतिभा 5 गुणों का हृदय, विशेष टिप्पणियां, असाधारण क्षमता वाली प्रतिभाशाली युवती, शांत स्वभाव, कम बोलने वाली, कार्यों से स्वयं को साबित करने में विश्वास रखती है, भविष्य में अत्यंत विश्वसनीय साथी बनने की संभावना। यह विवरण पढ़ते ही मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने तुरंत मेज पर हाथ मारा और उत्साहित होकर खड़ा हो गया। तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने दृढ़ स्वर में कहा। चलो अभी मुझे उससे मिलवाओ। लियू रुयान एक पल के लिए चौंक गई। असल में वह भी शुरू से अपनी बेटी की मदद करना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों और झिझक के कारण अब तक यह बात खुलकर नहीं कह पाई थी। लेकिन एक नौकरानी के रूप में लियू रुयान हमेशा यही सोचती थी कि उसे पहले अपने मालिक को संतुष्ट और प्रसन्न रखना चाहिए, तभी वह अपनी कोई छोटी सी इच्छा या अनुरोध रखने का अधिकार रखती है। सौभाग्य से मैं कोई निर्दयी या स्वार्थी मालिक नहीं था। जब उसने देखा कि मैं उसकी बेटी की इतनी चिंता कर रहा हूँ, तो उसकी आंखें भावुकता से भर आईं। उसके दिल में मेरे प्रति कृतज्ञता और भी गहरी हो गई। मन ही मन उसने संकल्प लिया कि भविष्य में वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाएगी और जहां तक संभव होगा मेरी हर बात का ध्यान रखेगी। लियू रुयान के साथ उसके घर पहुंचा। अंदर जाते ही मैं सीधे शेन योचू के कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में एक बेहद सुंदर युवती बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, मानो लंबे समय से पर्याप्त भोजन न मिला हो। वह दोनों हाथ सीने पर रखे शांत भाव से लेटी थी। उसकी नाजुक लेकिन संतुलित काया, पतली कमर और लंबा सधा हुआ व्यक्तित्व पहली नजर में ही ध्यान खींच लेता था। कुछ क्षण बाद मैं अपने विचारों से बाहर आया और पास खड़ी लियू रुयान की ओर मुड़कर पूछा, क्या वह सो रही है? लियू रुयान ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। प्रलय शुरू होने के बाद से योचू हमेशा मेरे लिए खाना बचाकर रखती रही है। वह खुद बहुत कम खाती थी। उसका कहना था कि सोने से शरीर कम ऊर्जा खर्च करता है, इसलिए वह हर दिन खुद को सोने के लिए मजबूर करती थी। यह कहते कहते लियू रुयान की आवाज भर्रा गई। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। मैंने तुरंत कहा, तो फिर देर किस बात की? उसे अभी जगाओ, उसे खाना खिलाओ। मेरी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। मैं किसी को इस हालत में देखना नहीं चाहता था। धन्यवाद। लियू रुयान ने भावुक होकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी। फिर वह अपने साथ लाया हुआ खाना लेकर बिस्तर के पास चली गई। उधर मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर बैठक में आ गया, ताकि माँ बेटी को कुछ निजी समय मिल सके। मैंने जानबूझकर माँ बेटी को कुछ समय अकेले बिताने और खुलकर बात करने का अवसर दिया। लगभग 1 घंटे बाद लियू रुयान शेन योचू को साथ लेकर कमरे से बाहर आई। अब शेन योचू के चेहरे पर पहले की तुलना में काफी रंग लौट आया था। स्पष्ट था कि खाना खाने के बाद उसकी हालत कुछ बेहतर हो गई थी। लेकिन जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखों में कई तरह की भावनाएं दिखाई दी। थोड़ा गुस्सा, थोड़ी झिझक और कुछ ऐसी भावनाएं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल था। दरअसल कमरे के भीतर लियू रुयान ने अपनी बेटी को सब कुछ बता दिया था। उसने हाल के दिनों में हुई सारी घटनाएं और अपने फैसलों के पीछे की वजह भी स्पष्ट कर दी थी। शेन योचू ने अपनी माँ
माँ को दोष नहीं दिया, बल्कि वह उसकी परिस्थितियों को समझती थी। इस बदली हुई और खतरनाक दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए लोगों को कठिन निर्णय लेने पड़ते थे, और उसकी माँ ने जो भी किया था वह अपनी बेटी को बचाने के लिए किया था। लियू रुयान ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, योचू नमस्ते कहो। शेन योचू ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रही हो, लेकिन उससे पहले ही मैंने हाथ हिलाकर बात रोक दी। कोई जरूरत नहीं, मैं हंसते हुए बोला। हम दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मुझे सिर्फ चेन डे कहकर बुलाओ। मेरी बात सुनकर शेन योचू कुछ पल चुप रही, फिर उसने हल्के से सिर हिला दिया। इसके बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहा जाए। आखिर हालात इतने अचानक बदले थे कि हम सब अभी भी एक दूसरे के साथ सहज होने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही माहौल पूरी तरह ठंडा पड़ने वाला था, शेन योचू ने धीरे से अपनी माँ लियू रुयान को हल्का सा इशारा किया। माँ, शेन योचू ने धीरे से कहा, आप और चेन डे वापस चले जाइए, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने सिर हिला दिया। मैं उसकी भावना समझ सकता था। आखिर एक ही दिन में इतनी सारी घटनाएं घट गई थीं कि किसी के लिए भी उन्हें तुरंत स्वीकार कर पाना आसान नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं लियू रुयान को साथ लेकर वहाँ से निकल आया। घर लौटने के बाद लियू रुयान पूरे रास्ते चुपचाप मेरे पीछे चलती रही। मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इतनी झिझक क्यों रही हो? मेरे चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। मुझे मालिक कहकर बुलाओ। लियू रुयान का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। उधर उसी समय शेन योचू अपने कमरे में बैठी मोबाइल फोन चला रही थी। सौभाग्य से दुनिया भले ही प्रलय का सामना कर रही थी, लेकिन बुनियादी ढांचा अभी पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ था। बिजली और इंटरनेट अभी भी काम कर रहे थे। उसने एक शॉर्ट वीडियो ऐप खोला। होम पेज पर सबसे ऊपर दिखाई देने वाला वीडियो देखकर वह चौंक गई। वीडियो में एक दुबला पतला मध्यम आयु का आदमी दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर तेजी से बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह लगभग 3 मीटर ऊंचा मांसल दैत्य बन गया। उसकी मांसपेशियां फौलाद की तरह उभर आई थी। फिर उसने सामने रखे लोहे के एक बड़े ढेर पर मुक्का मारा। धड़ाम! नंगी आंखों से साफ दिखाई दे रहा था कि भारी लोहे का वह टुकड़ा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। शेन योचू की आंखें फैल गईं। क्या यह कोई विशेष शक्ति है? प्रलय शुरू होने के बाद से वह इस तरह के वीडियो कई बार देख चुकी थी, लेकिन अब तक उसे यकीन नहीं था कि वे असली है या नकली। हालांकि जब दुनिया में ज़ॉम्बी जैसी चीजें सच हो चुकी थी, तो लोगों के भीतर तरह तरह की असाधारण शक्तियां जागृत होना भी शायद कोई असंभव बात नहीं थी। लेकिन आखिरकार उसने यह सब अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए पूरी तरह विश्वास करना उसके लिए आसान नहीं था। वीडियो के अंत में वह मध्यम आयु का व्यक्ति कह रहा था, लाल बारिश आने के छठे दिन मेरे घर का सारा राशन लगभग खत्म हो गया था। मजबूरी में मुझे बाहर निकलना पड़ा। बाहर मुझे एक ज़ॉम्बी की लाश मिली। उसके सिर के पास एक लाल रंग की चमकती हुई वस्तु दिखाई दे रही थी। वह एक लाल क्रिस्टल जैसा टुकड़ा था। जब मैंने उसे उठाया तो वह अचानक मेरी हथेली के अंदर समा गया, और उसके तुरंत बाद मेरे शरीर में बदलाव शुरू हो गए। मैं वैसा ही बन गया जैसा आपने वीडियो की शुरुआत में देखा था। मुझे भूख लगना बंद हो गई। मेरी शारीरिक क्षमता भी कई गुना बढ़ गई। शायद यही वह चीज है जिसे लोग विशेष शक्ति या अलौकिक क्षमता कह रहे हैं। वीडियो यहीं समाप्त हो गया, लेकिन शेन योचू गहरी सोच में पड़ गई। अचानक उसे अपनी माँ द्वारा लाया गया वह स्वादिष्ट भोजन याद आया। वह बात उसे अब और भी अजीब लगने लगी। आखिर ऐसा कौन सा खाना हो सकता है जिसे खाने के कुछ ही मिनटों बाद उसके शरीर की सारी कमजोरी गायब हो जाए, उसकी भूख मिट जाए और उसकी ऊर्जा लगभग पूरी तरह वापस लौट आए। जितना वह इस बारे में सोचती गई, उतना ही उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी माँ और चेन डे उससे कुछ महत्वपूर्ण बातें छिपा रहे थे, और शायद यह सब उस रहस्यमय शक्ति से जुड़ा हुआ था जिसके बारे में लोग हाल के दिनों में इंटरनेट पर चर्चा कर रहे थे। एक मेधावी छात्रा होने के नाते शेन योचू के दिमाग में अचानक बिजली की चमक की तरह एक अविश्वसनीय विचार कौन था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी माँ ने भी वीडियो में दिखाई गई कोई विशेष शक्ति जागृत कर ली हो? लेकिन अपनी माँ के स्वभाव को देखते हुए उसे यह बात अजीब लगी। उसकी माँ बेहद कोमल और शांत स्वभाव की महिला थी। उनके लिए अकेले बाहर निकलकर भोजन ढूंढना, फिर संयोग से किसी विशेष वस्तु को पाना और उसके माध्यम से शक्ति जागृत कर लेना लगभग असंभव था। ऐसे में समस्या का उत्तर केवल एक ही व्यक्ति हो सकता था, मैं। फिर उसे अपनी माँ की कही हुई बातें याद आई। माँ ने बताया था कि मेरे साथ वह घटना होने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका शरीर और मन पूरी तरह शुद्ध हो गया हो, यहाँ तक कि उन्हें लग रहा था कि वे कई साल छोटी हो गई है। इन सभी बातों को जोड़कर शेन योचू एक निष्कर्ष पर पहुंची। उसे पूरा विश्वास हो गया कि मेरे पास कोई ऐसा रहस्य है जिसके बारे में किसी और को पता नहीं है। यह सोचकर उसने दांत भींच लिए और एक निर्णय ले लिया। वह मुझसे सीधे जाकर सच्चाई पूछेगी। अगर सचमुच मेरे साथ वह खास रिश्ता बनाने के
बाद कोई व्यक्ति विशेष शक्ति प्राप्त कर सकता है तो वह भी यह जोखिम उठाने को तैयार थी। आखिर यह प्रलय का युग था। यदि कोई शक्ति जागृत नहीं हुई तो देर सबेर इंसान ज़ॉम्बियों का शिकार बन ही जाता। अपने मन का फैसला पक्का करने के बाद शेन योचू ने और देर नहीं की, वह तुरंत उठी और सामने वाले फ्लैट की ओर चल पड़ी। कुछ ही क्षणों बाद उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दे दी। दरवाजा खुलते ही मेरी नजर सामने खड़ी शेन योचू पर पड़ी। कुछ दिन पहले की तुलना में उसके चेहरे पर अब स्वस्थ लालिमा लौट आई थी, जिससे उसकी खूबसूरती और भी निखर गई थी। मैंने हल्के से भौं उठाई और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है राजकुमारी योचू, किसी खास काम से आई हो? शेन योचू ने बिना घुमाए फिराए सीधा सवाल किया। चेंजे, मेरी माँ कहाँ है? उसका सवाल सुनकर मैं एक पल के लिए झिझक गया। वो तुम्हारी माँ अभी थोड़ी व्यस्त है। यह कहते हुए मेरे चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी आ गई। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह आते ही ऐसा सवाल पूछेगी, लेकिन मैंने झूठ बोलने के बजाय सच बताना ही बेहतर समझा। वैसे भी मुझे लगता था कि देर सबेर उसे सब कुछ पता चल ही जाएगा। उधर शेन योचू ने मन ही मन मुझे खूब कोसा। बेशर्म इंसान, दिन दहाड़े भी कोई शर्म नहीं है। लेकिन उसने यह बात सिर्फ अपने मन में ही रखी। उसके चेहरे पर कोई विशेष बदलाव नहीं आया। आखिर मैं उसकी और उसकी माँ की मदद कर चुका था, और जब उसे अपने यहाँ आने का असली उद्देश्य याद आया तो उसका बचा खुचा गुस्सा भी गायब हो गया। उसने गहरी सांस ली और पूछा, क्या तुम अभी व्यस्त हो? मैं थोड़ा चौंक गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या बात है? सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर चाहती क्या है। शेन योचू का चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, अंदर आ जाओ। यह कहते हुए मैंने दरवाजा पूरा खोल दिया और बैठक में रखे सोफे की ओर बढ़ गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेरे पीछे खड़ी शेन योचू ने अचानक मेरे कपड़ों का किनारा पकड़ लिया। मैं मुड़ा ही था कि उसने झिझकते हुए पूछा, तुम्हारे घर में कोई और कमरा है? यह कहते समय वह अपने होंठ हल्के से काट रही थी। उसकी आवाज बेहद धीमी थी और उसका खूबसूरत चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो चुका था। उसकी यह अप्रत्याशित बात सुनकर मैं हैरानी से मुंह खोले रह गया और जोर से क्या कह बैठा। मेरी प्रतिक्रिया देखकर शेन योचू झेम गई और गुस्से तथा शर्म के मिश्रण में उसने मेरी कमर पर जोर से चुटकी काट दी। तभी मेरी आवाज सुनकर मुख्य कमरे में मौजूद लियू रुया ने पुकारा, मालिक क्या हुआ? उसकी कोमल और मधुर आवाज कमरे तक साफ सुनाई दे रही थी। यह सुनकर मैं एक पल के लिए असहज हो गया। उधर शेन योचू ने भी अपनी माँ की आवाज और मुझे संबोधित करने का तरीका सुन लिया। उसका चेहरा पहले से भी अधिक लाल हो गया और वह अनायास ही नजरें झुकाकर खड़ी रह गई। उसके मन में अजीब सी उलझने उठने लगी। मैंने जल्दी से जवाब दिया, कुछ नहीं, आप आराम कीजिए। फिर मैंने गहरी सांस ली। हालांकि मेरे मन में कई तरह के विचार चल रहे थे, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। मैंने पास वाले कमरे का दरवाजा खोला और शेन योचू को अंदर आने का इशारा किया। वह चुपचाप मेरे पीछे कमरे में चली आई। उसके बाद मैंने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। शेन योचू ने बस एक नजर दरवाजे की ओर डाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह शांत खड़ी रही, मानो उसने पहले ही अपने मन में कोई निर्णय ले लिया हो। तो बताओ, तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? मैंने दीवार के सहारे टिकते हुए पूछा। शेन योचू ने बिना किसी भूमिका के सीधे सवाल दाग दिया, क्या मेरी माँ ने कोई विशेष शक्ति जागृत कर ली है? उसकी बात सुनकर मेरी भौहें हल्की सी ऊपर उठ गयी। मैंने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? शायद इस समय तक लियू रुयान खुद भी इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाई थी, लेकिन उसकी बेटी ने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था। शेन योचू ने शांत स्वर में कहा, मेरी माँ के हाथ का खाना खाने के बाद मैं पूरी तरह ठीक हो गई। मैं कई दिनों से भूखी थी, फिर भी खाना खाते ही मेरी ताकत और ऊर्जा वापस आ गई। ऐसा सामान्य भोजन से नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। अब वह मेरी प्रतिक्रिया से समझ चुकी थी कि उसका अनुमान सही था। तुम सचमुच बहुत समझदार हो। मैंने संतोष से सिर हिलाया। लगता है तुम्हारी बुद्धि सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। शेन योचू ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तो मेरी माँ की शक्ति का संबंध तुमसे है ना? हालांकि यह एक प्रश्न था, लेकिन उसके स्वर में संदेह से ज्यादा विश्वास था। मैंने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। मैंने खुलकर स्वीकार कर लिया। आखिर इसमें छिपाने जैसा कुछ था ही नहीं। कुछ पल चुप रहने के बाद शेन योचू ने अपने होंठ हल्के से काटे। उसका चेहरा फिर से लाल होने लगा। मेरी एक विनती है, उसने धीमे स्वर में कहा। मैंने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। क्या? वह कुछ क्षण झिझकी, फिर साहस जुटाकर बोली, क्या तुम मेरी भी मदद कर सकते हो? उसकी बात सुनते ही मैं हैरानी से उसे देखने लगा। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सीधे अपनी बात कह देगी। मैंने गंभीर स्वर में पूछा, और अगर तुम्हें कोई शक्ति नहीं मिली तो? अगर तुम्हारा अनुमान गलत निकला तो? और अगर ऐसा हुआ कि तुम्हें कोई शक्ति ही न मिली? मैंने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा। या फिर अगर मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ तो? शेन योचू ने बिना किसी झिझक के मेरी आंखों में देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मुझे डर नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। और फिर तुमने मेरी माँ और मेरी जान बचाई है, तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। यह कहते हुए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। अब वह पहले की तुलना
तुलना में काफी सहज दिखाई दे रही थी। उसकी वह मुस्कान सर्दियों की धूप की तरह गर्म और सुकून देने वाली थी, जिसने एक पल के लिए मुझे भी मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं मुस्कुराया और बोला, लगता है तुमने सही फैसला किया है। यकीन मानो आज के इस निर्णय पर तुम्हें पछतावा नहीं होगा। मेरे होठों पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेन योचू को अपने पक्ष में करना इतना आसान होगा। इससे साफ था कि वह वास्तव में एक बेहद बुद्धिमान और समझदार लड़की थी। कई बातें वह बिना बताए ही समझ लेती थी। भविष्य में अगर मेरे साथ कोई ऐसी साथी हो जो न केवल होशियार हो बल्कि मुश्किल परिस्थितियों का सामना भी कर सके, तो वह निस्संदेह एक बड़ी ताकत साबित होगी। यह सोचकर मेरा मूड और भी अच्छा हो गया। इसके बाद कमरे का माहौल धीरे धीरे सहज हो गया और हम दोनों आगे की बातों पर चर्चा करने लगे। समय बीतता गया। देर रात जब लियू रुयान अपने कमरे से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन बड़बड़ाई, यह आदमी आखिर इतनी ऊर्जा कहाँ से लाता है। सिर हिलाते हुए वह रसोई की ओर बढ़ गई। उसने सोचा कि सबके लिए कुछ रात का खाना तैयार कर लिया जाए। लगभग 1 घंटे बाद मैं भी कमरे से बाहर निकला। दिन भर की घटनाओं के बावजूद मेरे चेहरे पर संतोष झलक रहा था। विशेष शक्ति जागृत होने के बाद मेरी शारीरिक क्षमता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी थी, वरना इतनी भागदौड़ और तनाव भरे हालात में कोई भी सामान्य इंसान कब का थक कर चूर हो गया होता। मालिक, आपके लिए रात का खाना तैयार है। इतना कहते हुए लियू रुयान रसोई से गर्मागर्म भोजन लेकर बाहर आई और उसे मेज पर रख दिया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन शेन योचू कहीं दिखाई नहीं दी। थोड़ी हैरानी के साथ उसने पूछा, योचू कहाँ है? वह साथ नहीं आई। मैं कुर्सी खींचकर भोजन की मेज पर बैठ गया और चॉपस्टिक उठाते हुए जवाब दिया, वह थक गई थी, अभी आराम कर रही है। इतना कहकर मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद सचमुच मुझे अच्छी भूख लगी थी। लियू रुयान ने मेरी बात सुनकर बस हल्के से सिर हिला दिया। उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। वह अपनी बेटी के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। शेन योचू हमेशा से अपनी सोच और फैसलों को लेकर बेहद दृढ़ रही थी। अगर वह किसी बात के लिए तैयार न हो तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसे मजबूर नहीं कर सकता था, और अगर उसने कोई फैसला कर लिया हो तो उसे बदलना भी लगभग असंभव था। यही वजह थी कि लियू रुयान ने इस विषय में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। वह चुपचाप सामने बैठ गई और मुझे भोजन करते हुए देखती रही, जबकि कमरे का माहौल पहले की तुलना में कहीं अधिक शांत और सुकून भरा लग रहा था। यानर, इधर आओ और मेरे साथ थोड़ा खाना खाओ। मेरी आवाज ने अचानक लियू रुयान के विचारों को तोड़ दिया। वह बिना कुछ कहे उठी और आकर मेरे बगल में बैठ गई। हमारे बीच की दूरी बेहद कम थी, मानो दोनों लगभग एक दूसरे से सटे हुए हो। वह अच्छी तरह जानती थी कि इस समय उसकी भूमिका क्या है। उसे इतनी सहजता से अपने पास बैठते देखकर मैं मुस्कुरा दिया। फिर मैंने उसे अपने पास खींच लिया। लियू रुयान का चेहरा हल्का सा लाल हो गया, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। उसी समय मैंने अपने सामने सिस्टम पैनल खोल लिया। होस्ट चेन जे स्तर, प्रथम चरण 3 सितारे, विशेष शक्तियाँ, स्पेस नियंत्रण, मार्शल आर्ट, उपचारकारी भोजन। शेन योचू के जुड़ने के बाद मुझे अंततः एक शक्तिशाली युद्ध प्रकार की क्षमता भी प्राप्त हो गई थी। साथ ही मेरा स्तर भी बढ़कर प्रथम चरण के 3 सितारों तक पहुंच गया था। मेरे दिमाग में स्पेस शक्ति के उपयोग के अनगिनत तरीके स्वतः स्पष्ट हो गए थे। विभिन्न प्रकार की नजदीकी लड़ाई की तकनीकें और हथियारों के इस्तेमाल के कौशल भी मानो एक ही पल में मेरी स्मृति का हिस्सा बन गए। बिना अतिशयोक्ति के कहा जाए तो मेरी युद्ध क्षमता पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुकी थी। अब साधारण ज़ॉम्बियों का सामना करने से मुझे कोई डर नहीं लगता था। इसीलिए मैंने मन ही मन निर्णय लिया कि अगली सुबह बाहर निकलकर आसपास की स्थिति का निरीक्षण करूंगा और जितना संभव हो सके उतना अधिक सामान और संसाधन इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपना यह विचार लियू रुयान को भी बता दिया और उसे घर में सुरक्षित रहने की सलाह दी। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। उसने तुरंत मेरी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, क्या तुम्हें सचमुच बाहर जाना जरूरी है? बाहर अभी भी बहुत खतरा है। कुछ पल रुककर उसने चिंतित स्वर में पूछा, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम अपना ख्याल रख पाओगे? अब तक लियू रुयान का पूरा ध्यान और चिंता मुझ पर ही केंद्रित रहने लगी थी। मैं मुस्कुराया और उसे आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, जब योचू कल सुबह उठेगी तो वह तुम्हें मेरे बारे में कुछ बातें बताएगी। उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि मुझे इतना भरोसा क्यों है। मेरे आत्मविश्वास भरे स्वर को सुनकर लियू रुयान कुछ शांत हुई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता अभी भी बाकी थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, जबकि वह मेरे पास ही बैठी रही। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। उसकी आवाज में हल्की झिझक और अपनापन दोनों मौजूद थे। मालिक, वह कुछ पल रुकी, फिर धीरे से पूछ बैठी, क्या आपको कल बाहर जाने के अलावा और भी कोई जरूरी काम है? यह कहते समय उसकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी, मानो वह मेरे जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। मैं शरारती मुस्कान के साथ बोला, मुझे कम मत समझो, अगर हिम्मत है तो बाद में हार मत मानना। अगले दिन सुबह मैं तरोताजा होकर कमरे से बाहर निकला। मेरा मूड और हालत दोनों शानदार थे। मैंने जल्दी से थोड़ा सा ब्रेड खाया, अपना सामान तैयार किया और दरवाजे के पास पहले से रखे धातु के बेसबॉल बैट को उठाकर बाहर निकल
पड़ा। जिस जगह में रहता था वह एक उच्च स्तरीय आवासीय परिसर माना जाता था। जब रक्तवर्षा शुरू हुई थी उस समय बाहर बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए अब पूरे इलाके में केवल कुछ ही ज़ॉम्बी दिखाई दे रहे थे। मेरे लिए वे कोई विशेष खतरा नहीं थे। उन ज़ॉम्बियों को अपनी ओर गुर्राते हुए दौड़ता देख मैं हल्का सा मुस्कुराया। फिर मैंने हाथ में पकड़ा बेसबॉल बैट उठाया और लगातार पूरी ताकत से वार करने लगा। मेरी गति इतनी तेज थी कि बैट की परछाइयां तक दिखाई देने लगी। कुछ ही क्षणों में सामने दौड़ते हुए कई ज़ॉम्बियों के सिर चकनाचूर हो गए। उनमें से एक के गिरने पर मुझे एक सुनहरे रंग का क्रिस्टल मिला। मैंने उसे हाथ में उठाया और देखते ही देखते वह ऊर्जा में बदलकर मेरे शरीर में समा गया। गर्म ऊर्जा की वह लहर मेरे शरीर और मन दोनों को स्फूर्ति से भर गई। मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरी शक्ति और स्तर में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। रास्ता रोकने वाले ज़ॉम्बियों को खत्म करने के बाद आगे मुझे कोई बड़ी बाधा नहीं मिली। मैं लगातार आगे बढ़ता रहा और आसानी से हुआटिंग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल आया। कुछ देर बाद मैं परिसर के बाहर स्थित एक सुविधा स्टोर के सामने पहुंच गया। उधर मेरे घर से निकलने के कुछ समय बाद ही शेन योचू जाग गई थी। पिछली रात मेरी कही बात को याद रखते हुए लियू रुयान तुरंत अपनी बेटी को अपने पास ले आई। वह जानना चाहती थी कि आखिर उसकी बेटी और मेरे बीच ऐसी कौन सी बात थी जो उससे छिपाई जा रही थी। इसके बाद शेन योचू ने अपनी समझ के अनुसार सारी बातें उसे बताईं। उसकी बातों से लियू रुयान को लगभग पूरा अंदाजा हो गया कि उसकी बेटी क्या कहना चाहती है। शेन योचू का मानना था कि जिन महिलाओं का मेरे साथ विशेष संबंध बना था उनमें असाधारण शक्तियां जागृत होने की संभावना बहुत अधिक थी। हालांकि यह अभी केवल उसका अनुमान था, लेकिन वह वास्तविकता से बहुत दूर भी नहीं था। शेन योचू के जागने के बाद उसके दिमाग में अचानक कई नई जानकारियां और अनुभव उभर आए। उसी क्षण उसे समझ में आ गया कि उसने संभवतः निकट युद्ध और लड़ाकू कौशल से जुड़ी कोई विशेष शक्ति जागृत की है। कुल मिलाकर इस कठिन दुनिया में किसी भी प्रकार की शक्ति का जागृत होना अच्छी बात थी। इसका मतलब था कि अब वह और उसकी माँ दोनों के पास इस प्रलयकाल में जीवित रहने की कहीं अधिक क्षमता और आत्मविश्वास था। शेन योचू ने गंभीर स्वर में कहा, माँ, लगता है अब हमें पूरे मन से चेन जे का साथ देना होगा। वह हमेशा से बहुत बुद्धिमान रही थी, इसलिए वह भली भांति समझ सकती थी कि मेरे जैसा व्यक्ति इस नए और खतरनाक संसार में कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मैं समझ गई। लियू रुयान ने हल्के लाल चेहरे के साथ सिर हिलाया। न जाने उसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन उसने भी पूरी गंभीरता से इस बात को स्वीकार कर लिया। उधर दूसरी तरफ मैं सुविधा स्टोर के अंदर प्रवेश कर चुका था। अंदर पहुँचते ही मैंने अपनी स्पेस शक्ति का उपयोग किया और वहाँ मौजूद सभी खाद्य पदार्थ, मिनरल वाटर तथा वे सभी सामान जिन्हें भविष्य में उपयोगी समझा जा सकता था अपने निजी भंडारण स्थान में जमा करना शुरू कर दिया। अब मेरी प्रथम चरण 3 सितारा स्पेस क्षमता मुझे लगभग 100 घन मीटर का विशाल व्यक्तिगत भंडारण क्षेत्र प्रदान कर रही थी। इस स्थान में जीवित प्राणियों को छोड़कर लगभग हर प्रकार की वस्तु सुरक्षित रखी जा सकती थी। कुछ ही देर में पूरा स्टोर लगभग खाली हो चुका था। सारा उपयोगी सामान समेटने के बाद वापस हुआटिंग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की ओर चल पड़ा। असल में आज का मेरा उद्देश्य सिर्फ आसपास की स्थिति को समझना और संभावित संसाधनों का अंदाजा लगाना था। अब जबकि मेरा लक्ष्य पूरा हो चुका था, मैंने वापस लौटने का निर्णय लिया। मैंने मन ही मन योजना बनाई कि अगली बार बाहर निकलते समय शेन योचू को भी अपने साथ ले जाऊंगा। आखिर इस नई दुनिया में 2 लोगों का मिलकर लड़ना और एक दूसरे का सहारा बनना अकेले संघर्ष करने से कहीं अधिक सुरक्षित और प्रभावी था। घर लौटते ही दोनों महिलाओं ने मुझे देखते ही तुरंत मेरा स्वागत किया। मैंने मुस्कुराते हुए दोनों की कमर में हाथ डाल लिया। उनके पास होने से मुझे एक अजीब सी तसल्ली और अपनापन महसूस हुआ। मैंने पहले लियू रुयान की ओर देखा, फिर शेन योचू की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अब तो तुम दोनों मेरी स्थिति और मेरी क्षमताओं के बारे में समझ गई होंगी, है ना? माँ बेटी ने एक साथ सिर हिलाकर हामी भरी और मुझे भोजन की मेज तक ले गई। मैंने हाथ हिलाया और देखते ही देखते ढेर सारी सामग्री उनके सामने प्रकट हो गई। राशन और जरूरी सामान का इतना बड़ा ढेर देखकर दोनों की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। मैंने कहा, यह आज बाहर जाकर इकट्ठा किया हुआ सामान है। फिर मैंने लियू रुयान की ओर देखते हुए कहा, यानर, जब समय मिले तो इन सब चीजों को अच्छी तरह व्यवस्थित कर लेना, गिनती भी कर लेना और फिर इन्हें हमारे स्टोर रूम में रख देना। जी मालिक, लियू रुयान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। घर के कामकाज और सामान संभालने जैसी बातें उसके लिए हमेशा से आसान रही थी। इसके बाद मैंने शेन योचू की ओर देखा और कहा, योचू, तुम्हारी शक्ति का नाम मार्शल आर्ट है। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर युद्ध कौशल और लड़ाई की कला सीखने की असाधारण प्रतिभा है। आने वाले कुछ दिनों में मैं तुम्हारे साथ व्यक्तिगत प्रशिक्षण करूंगा और तुम्हारी ताकत बढ़ाने में मदद करूंगा। समझ गई? शेन योचू ने बिना किसी आपत्ति के जवाब दिया। असल में वह तो इस अवसर से खुश थी। उसके लिए यह अपनी क्षमताओं को विकसित करने का बेहतरीन मौका था। उसी समय लियू रुयान ने हल्के से मेरा कपड़ा खींचा और उत्सुकता से पूछा, मालिक, और मेरी शक्ति का नाम क्या है? उसकी आंखों में जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी। मैं मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी शक्ति का नाम फूड हीलिंग है। इसका मतलब है कि आगे चलकर तुम्हारे हाथों से बना भोजन न केवल ऊर्जा देगा, बल्कि लोगों की हालत सुधारने और उन्हें स्वस्थ रखने में भी मदद करेगा। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आगे कहा, और तुम्हें बाहर जाकर जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। तुम घर पर सुरक्षित रहो। बाहर की खोजबीन और लड़ाई का काम
और योचू संभाल लेंगे। यह कहते हुए मैंने स्नेह भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। लियू रुयान के चेहरे पर भी संतोष और खुशी की हल्की मुस्कान फैल गई। लियू रुयान मेरी पहली महिला थी, इसलिए उसके लिए मेरे दिल में खास जगह थी। इसके अलावा भविष्य में मुझे उसी पर घर की जिम्मेदारी और बाकी सभी देवियों का प्रबंधन सौंपना था, इसलिए उसकी भूमिका और महत्व किसी भी हाल में कम नहीं हो सकता था। इतनी देर बाहर रहे हो, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। यह कहते हुए लियू रुयान ने चॉपस्टिक से सब्जी उठाकर मेरी प्लेट में रख दी और साथ ही समय पर पानी का गिलास भी थमा दिया ताकि मुझे खाना खाते समय दिक्कत न हो। मैं संतुष्टि से आंखें मूंद कर मुस्कुराया। उस पल मुझे बेहद आराम और सुख का एहसास हो रहा था। यूं ही नहीं, लियू रुयान मुझे इतनी पसंद थी। उसकी यही समझदारी और घरेलू स्वभाव उसे सबसे अलग बनाता था। खाना खत्म होने के बाद मैंने गंभीर स्वर में कहा, चलो एक बैठक करते हैं। इस प्रलय काल में आगे कैसे जीना है, इस बारे में विस्तार से चर्चा करके एक स्पष्ट योजना बनाते हैं। लियू रुयान और शेन योचू दोनों ने एक साथ सिर हिलाया और गंभीर हो गई। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हमें भविष्य में और अधिक साथियों को अपने समूह में शामिल करना होगा। ये सभी साथी आगे चलकर शक्तिशाली क्षमता धारक बनेंगे, जिससे हमारी कुल ताकत और बढ़ेगी। तुम दोनों को कोई आपत्ति है? नहीं, मैं सहमत हूँ। उनके शामिल होने से ही हम इस प्रलय काल में और बेहतर तरीके से जीवित रह पाएंगे। शेन योचू तुरंत मेरी बात समझ गई। वह जानती थी कि मेरा मतलब और अधिक योग्य महिलाओं को अपने समूह में शामिल करना है। उसे इससे कोई समस्या नहीं थी। घर में जितनी अधिक महिलाएं होंगी, मैं उतना ही शक्तिशाली बनूंगा और हमारे समूह में उतने ही अधिक क्षमता धारक होंगे। हालांकि शेन योचू नहीं जानती थी कि यह सब कैसे काम करता है, लेकिन वह मेरा विरोध करने वाली नहीं थी। आखिर इस प्रलय काल में सबसे महत्वपूर्ण चीज जीवित रहना था। मालिक। दूसरी ओर लियू रुयान की आवाज अनायास थोड़ी ऊंची हो गई। उसके लिए यह बात स्वीकार करना अभी भी आसान नहीं था। माँ, थोड़ा परिपक्व बनो। शेन योचू ने हल्के से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। यह सुनकर लियू रुयान चुप हो गई। वह सब कुछ समझती थी, बस दिल से उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। चिंता मत करो यानर, चाहे भविष्य में कुछ भी हो जाए, मेरे दिल में तुम्हारी जगह हमेशा सबसे अलग और अपूरणीय रहेगी, इसलिए किसी बात की फिक्र मत करो। यह कहते हुए मैंने लियू रुयान को फिर से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर हल्के से थपकी दी। ऐसी महिला के लिए जिसने लंबे समय से सच्चा प्यार और अपनापन महसूस नहीं किया था, उसके मन में असुरक्षा होना स्वाभाविक था। मैं उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझता था और उसे थोड़ा अधिक स्नेह देने के लिए भी तैयार था। मेरी बात सुनकर लियू रुयान के चेहरे पर आखिरकार मुस्कान लौट आई। उसके गाल हल्के से लाल हो गए और उसने शर्माते हुए सिर हिला दिया। मैं यह सब सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम दोनों के लिए भी। भविष्य में यह जगह हमारे लिए सुरक्षित आश्रय नहीं बन सकती, इसलिए हमें एक नई जगह तलाशनी होगी जहाँ हम अपना सुरक्षित ठिकाना बना सके। ऐसी जगह जो ज़ॉम्बियों के हमलों का सामना कर सके। इसके लिए हमें न केवल अपनी ताकत बढ़ानी होगी, बल्कि और भी ऐसे साथियों को अपने साथ जोड़ना होगा जो हमारे समान लक्ष्य रखते हो और हमारे साथ मिलकर संघर्ष करने को तैयार हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें पर्याप्त संसाधन और जीवन निर्वाह की व्यवस्था करनी होगी। भविष्य में हमें पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना होगा। हालांकि फिलहाल इन बातों पर बहुत आगे सोचने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए बस वर्तमान को अच्छे से संभालना सबसे जरूरी है। भविष्य के लिए मेरी योजना और कल्पना पहले से ही बेहद स्पष्ट थी। अगर अपने लिए नहीं तो उन सभी लोगों के लिए जो आगे चलकर मेरे साथ खड़े होंगे। मुझे हर चीज की तैयारी करनी ही थी। मालिक, आपने सचमुच हर बात के बारे में बहुत सोच समझकर योजना बनाई है। लियू रुयान की आंखों में अब केवल प्रशंसा और सम्मान दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि हमेशा आत्मविश्वासी रहने वाली शेन योचू भी अब मुझे पहले से कहीं अधिक सम्मान और भरोसे की नजर से देखने लगी थी। यानर, तुम जाकर सामान व्यवस्थित कर लो। ठीक है योचू, अब देर करने का समय नहीं है। हम दोनों अभी से प्रशिक्षण शुरू करते हैं। 3 दिन बाद हम दोनों साथ बाहर निकलेंगे। लियू रुयान और शेन योचू ने भी तुरंत सहमति जताई। इसके बाद लियू रुयान सामान की गिनती करने और उसे अलग अलग श्रेणियों में व्यवस्थित करने चली गई। वहीं मैं और शेन योचू बैठक कक्ष में एक बड़ा खाली स्थान बनाकर अभ्यास शुरू करने लगे। डंडों के टकराने की आवाज लगातार गूंजती रही। अभ्यास के दौरान हमारे बीच का रिश्ता भी और गहरा होता गया। हमारी आपसी समझ और तालमेल धीरे धीरे बेहतर होने लगा। समय तेजी से बीता और देखते ही देखते रात हो गई। लियू रुयान द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट रात्रि भोज को खाने के बाद मेरी सारी थकान मानो पल भर में गायब हो गई। पूरा शरीर फिर से ऊर्जा और जोश से भर उठा। मैंने माँ बेटी दोनों की ओर एक रहस्यमय मुस्कान के साथ देखा। मेरी मुस्कान देखकर दोनों ने अनायास ही नजरें झुका ली। शर्म के कारण वे मुझसे आंखें नहीं मिला पा रही थी। उनके सुंदर चेहरों पर भी हल्की लालिमा छा गई। दोनों ने चुपके से एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ गई। अब न तो लियू रुयान झिझक रही थी और नहीं शेन योचू। दोनों ने एक एक तरफ से मेरा हाथ थाम लिया और मेरे साथ कमरे की ओर चल पड़ी।